हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं ललित माली आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए पढ़ रहे थे, अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो अपन पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें अपन ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास को पढ़ लिया था और समझ लिया था कि भाई राजनीतिक विकास किस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में एक महत्व के रूप में होता है, क्या महत्व था और क्या इसकी थ्योरी थी। आज राजनीतिक विकास के पतन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई राजनीतिक विकास का पतन किस प्रकार होता है। कि भाई विकास होता है तो राजनीतिक विकास कहीं ना कहीं एक सही है तरीके से कि भाई विकास हो रहा है तो एक राज्य के लिए पॉलिटिकल साइंस में सही है। लेकिन जब पतन की बात आती है, राजनीतिक पतन डीके हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक राज्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो क्या राज्य के लिए क्या चुनौतीपूर्ण है, पतन किस प्रकार होता है, आइए पढ़ते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास राजनीतिक पतन के बारे में। पॉलिटिकल डीके क्या होता है ये पढ़ने वाले अपन। सबसे पहले परिभाषा की हो जाएंगे। परिभाषा राजनीतिक पतन की क्या बात करती है। जब लोगों की मांगे, चेतना, भागीदारी व जन गतिशीलता तो बढ़ जाती है। जब लोगों की मांगे, चेतना, भागीदारी, जन गतिशीलता तो बढ़ जाती है, पर उसके अनुरूप संरचनाओं का विकास नहीं हो पाता। विकास की जगह पतन आरंभ हो जाता है। देखिए क्या इसका मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई जब लोगों की मांगे है, उस मांगे के अनुसार चेतना है, भागीदारी है, जन गतिशीलता है। जन गतिशीलता का मतलब लोगों की गतिशीलता कि भाई पॉलिटिकल साइंस में लोग कहाँ भागीदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टच में है कि नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए। तो जन गतिशीलता तो बढ़ जाती है, लोगों की मांगे बढ़ जाती है, लोग उनसे टच में हो जाते हैं, लोग गतिशील हो जाते हैं, पर उसके अनुरूप संरचना का विकास नहीं हो पाता है। पॉलिटिकल साइंस में यदि राज्य है और उस राज्य के में जो जनता चाह रही है, जनता चाहती है, लोग चाहते हैं, उनके अनुरूप यदि विकास नहीं हो रहा है, उनके अनुरूप कोई लोक नीतियां नहीं बन रही है, उनके अनुरूप कोई कानून का शासन नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर विकास की जगह पतन हो जाता है, पॉलिटिकल डिके हो जाता है। तो ये है राजनीतिक पतन। आप काम कर रहे हैं एक राज्य के नाते, लेकिन लोगों की जो जन भागीदारी है उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी इच्छाएं है उनको आप संपूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर पतन हो जाता है। यह है राजनीतिक पतन, ध्यान रखना। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है, एक थिंकर है सैमुअल पी हंटिंगटन, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सैमुअल पी हंटिंगटन है, ये राजनीतिक पतन को बहुत तरीके से समझाया है कि भाई किस प्रकार राजनीतिक पतन होता है। तो देखिए सैमुअल पी हंटिंगटन ने क्या किस प्रकार राजनीतिक पतन को बताया गया है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन के दो ग्रंथ है, दो पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, ये ध्यान रखना। 1965 में लिखी है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके, ये ध्यान रखनी है आपको। सेकंड बुक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, 1968 में लिखी है। तो ये दो पुस्तक में सैमुअल पी हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन किस प्रकार होता है वो बताया गया है। तो देखिए आइए पढ़ते हैं सैमुअल पी हंटिंगटन को, इन्होंने पतन के बारे में किस प्रकार बताया है। इन दोनों पुस्तक में राजनीतिक पतन का वर्णन किया गया है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने इन दो पुस्तक में राजनीतिक पतन किस प्रकार होता है उसका वर्णन है। इसके अनुसार बढ़ती जन आकांक्षा व उनकी पूर्ति के मध्य खाई उत्पन्न होना,
यानी जो लोगों की जन आकांक्षा है, वो जन आकांक्षा वो उनकी पूर्ति के मध्य हो। फिर लोगों की इच्छा है, भाई मान लो भाई मेरी एक इच्छा है और मेरी इच्छा तो है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उनके बीच में खाई आ रही है। जो मैं चाहता हूं उसके अनुसार मेरी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वहां पर क्या होता है, एक पतन की बात होती है, वहां विकास होता नहीं है। जन आकांक्षा है, जो लोगों की इच्छा है और लोगों की इच्छा के अनुसार एक राज्य में कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो पॉलिटिकल क्या है, विकास, राजनीतिक विकास है। और एक राज्य में लोगों की जन आकांक्षाओं के विपरीत काम हो रहा है, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो जो चाहते हैं वैसा अपन पूर्ति नहीं कर पा रहा राज्य, तो वहां पतन होता है। क्या होता है, राजनीतिक पतन, ध्यान रखना। तो ये गैप आ जाए, गैप यानी जो पूर्ति है और जन आकांक्षा है, उन दोनों के बीच में जो गैप आता है वही है राजनीतिक पतन, ध्यान रखना। अब है राजनीतिक पतन के लक्षण क्या है, क्या लक्षण बताया है इसमें, ये आपको ध्यान रखने हैं। हंटिंगटन ने अपने ग्रंथ में क्या लक्षण बताया है राजनीतिक पतन के। तो पहला है कट्टरता। यदि आप ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, अब ज्यादा कट्टर है कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र को लेकर, किसी को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो पतन को आपको आरंभ हो जाता है, पतन क्यों बढ़ता है। तो ज्यादा कट्टर भी होना जरूरी नहीं है, आपको संतुलन बनाए रखकर चलना है। सरलता, आप ज्यादा सरल भी नहीं हो सकते, किसी क्षेत्र में किसी वस्तु लेकर आप ज्यादा सरल है, आपको कठोर भी होना जरूरी है, यानी ज्यादा कठोर भी नहीं होना है और ज्यादा आपको सरल भी नहीं होना, बीच का रास्ता लेकर आपको चलना है। तीसरा है पराधीनता। आपको पता ही, आप किसी को पराधीन कर रहे हैं, ज्यादा आप छूट नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप वहां पर राजनीतिक पतन की ओर बढ़ रहे हैं। विखंडन, विखंडन के बढ़ना, तो विखंडन भी क्या, राजनीतिक पतन का एक प्रमुख लक्षण है। और राजनीतिक अव्यवस्था, जहां पर राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं है। एक राज्य में किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की जाए, चुनाव व्यवस्था किस प्रकार की जाए, चुनाव व्यवस्था के रूप में अपन सही काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में वहां पर लोकतंत्र है लेकिन ज्यादा सैनिक शासन चलता है, ज्यादा सेना का चलता है, लेकिन लोकतंत्र तो है। अब वहां पर लोकतंत्र है लेकिन आप कहीं ना कहीं यदि आपका राजनीतिक विकास करना है तो आपको लोकतंत्र में हर क्षेत्र में काम सही करना पड़ेगा। तो वहां चुनाव व्यवस्था है, अभी हाल ही में चुनाव हुए, वहां पर चुनाव को लेकर कितना विवाद हुआ कि भाई चुनाव 1 घंटे रुकवा दिए, उसमें धांधली हुई, वो हुआ, जो कैंडिडेट जीते हुए थे उनको हरा दिया गया। तो पाकिस्तान में एक चुनाव व्यवस्था को लेकर आपने बहुत बड़ा एक गलत काम किया। तो ये क्या है, पता नहीं है, आपके देश का, आपका राज्य का विकास नहीं हो पाएगा, वहां पर राजनीतिक पतन होगा। आपके चुनाव व्यवस्था को आप सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, अव्यवस्था हो रही है, वहां पर व्यवस्था ही नहीं है, आपके चुनाव कैसे करवाने हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपकी जन आकांक्षा है, उनकी आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं, और जब आप जन आकांक्षा की पूर्ति नहीं करेंगे तो वहां पर राजनीतिक विकास नहीं होगा, वहां पर राजनीतिक पतन होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये प्रमुख लक्षण आपको मैंने बताए हैं, इसी को आपको समझना है। अब आपको पतन तो हो रहा है, सैमुअल पी हंटिंगटन साहब है, इन साहब ने तो बता दिया कि भाई इस प्रकार पतन होगा। अब इन साहब ने बताया है तो कहीं ना कहीं उपाय तो लाने पड़ेंगे। तो क्या उपाय हो सकते हैं, राजनीतिक पतन को किस प्रकार रोक सकते हैं और किस प्रकार विकास की ओर बढ़ सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। तो वो उपाय आपको समझने हैं। पहला उपाय है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को सहभागी बनाना पड़ेगा, जनता को जुड़ाना पड़ेगा, लोगों को राज्य जो है उस राजनीति में, राज्य की राजनीति में लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जब जन सहभागिता होगी, लोग जुड़ेंगे, लोगों की आकांक्षा को पूरा करने में आपका काम सही होगा। तो राजनीतिक में जब तक लोग सहभागी नहीं होंगे, लोग सहभागिता नहीं लेंगे, वोट देने का अधिकार लोगों का है लेकिन वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं, उनके राजनीतिक क्षेत्र में अपने सहभागी नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर
क्या है, पतन हो सकता है। तो यदि आपको पतन नहीं करना है तो लोगों को राजनीतिक सहभागिता लानी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा राजनीतिक क्षेत्र में। सेकंड है राजनीतिक संस्थाकरण। राजनीतिक संस्थाकरण क्या होता है कि भाई संस्था को आपको सही प्रकार चलाना, आप संस्था को सही प्रकार चला रहे हैं, राजनीतिक अव्यवस्था दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक विकास होगा। वही मैंने बता दिया, संस्थाकरण का मतलब होता है संस्था को सही चलाना। और तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था, वही बता दिया मैंने अभी कि राजनीतिक व्यवस्था को सही चला सकते हैं आप, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है स्वायत्ता और विकेंद्रीकरण। स्वायत्ता का मतलब होता है कि एक राज्य के होने के नाते आपको स्वायत्ता देनी जरूरी है। आप सारी शक्ति आपके हाथ में रखोगे, आप सारी शक्ति आपके एक हाथ में लेकर बैठे हो और आप बोलोगे नहीं नहीं दूसरों को अपन देंगे नहीं, छूट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर पतन हो सकता है। आपको स्वायत्ता देनी पड़ेगी। वहां पर विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण यही होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियां हैं वो अलग अलग भागों में बढ़ गई और वो स्थानीय स्तर पर, ऐसा नहीं कि आप केंद्र के स्तर पर, एक राष्ट्र के स्तर पर बैठे हैं और आप स्थानीय स्तर पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपको राष्ट्रीय स्तर पर है तो आपको स्थानीय स्तर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और स्थानीय स्तर तक आप कहीं ना कहीं शक्तियों को बांट रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, तो वहां पर भी राजनीतिक विकास ज्यादा संभावना होगी। तो याद रखना, स्वायत्ता देना, छूट देना और विकेंद्रीकरण करना। अगला है अनुकूलनशीलता। अनुकूलन का मतलब होता है कि जो लोग चाहते हैं उसके अनुकूल अपन काम कर रहे हैं, लोगों की जो जन आकांक्षा है उनकी पूर्ति कर रहे हैं, तो कोई पतन होगा नहीं हो पाएगा, वहां पर राजनीतिक विकास होगा। आप उनके अनुकूल काम कर रहे हैं और उनके अनुकूल आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक विकास ज्यादा होगा। बात की जाए, शॉर्ट में बात की जाए तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, जन सहभागिता। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि राज्य में जन सहभागिता है प्लस उनकी पूर्ति करना, पूर्ति करना। यदि लोगों की सहभागिता है राज्य में, जन सहभागिता है और उनकी पूर्ति कर रहा राज्य, जो वो चाहते हैं उनकी पूर्ति कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, राजनीतिक विकास। क्या होगा, राजनीतिक विकास, पतन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो राजनीतिक विकास वही होगा जहां पर आप उनकी पूर्ति कर रहे हैं और जन सहभागिता, लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं राजनीति में, तो वहां पर राजनीतिक विकास होगा। ये टॉपिक आपको समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छा महत्व है। और इससे क्या होता है कि आपकी ये छोटी छोटी तो थ्योरिया है, ये थ्योरिया है, ये आपको इससे आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा। तो जब आप कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो आपको पॉलिटिकल साइंस समझ में आएगी, और पॉलिटिकल साइंस समझ में आएगी तो आपको उस राज्य की जो राजनीति क्या है वो पूरी समझ में आएगी। क्योंकि भारत है और भारत में यदि जितने भी लोग हैं वो राजनीति में जुड़ेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं वोट कैसे देना है, उनको पता ही नहीं नोटा होता है उनको इस्तेमाल कैसे करना है। अब बात की जाए इतने भारत में उनको नोटा दिया गया है, नोटा का मतलब पता नहीं क्या है, और चुनाव लड़ने का उनको पता नहीं है कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब तक इनको पता नहीं होगा, वो सहभागी नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पाएगा। तो ये अवेयरनेस लाना पड़ेगा, ये लोगों को बताना पड़ेगा, लोग जुड़ेंगे राजनीति में, राजनीतिक विकास ऑटोमेटिक होता जाएगा। और सरकार को भी उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी, जो लोग चाहते हैं, जो उनकी आकांक्षा है उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। सरकार भी ऐसा नहीं कि आप तानाशाही बनकर बैठे जाए, उनकी इच्छा है उनके अनुसार काम करे, स्थानीय स्तर पर ध्यान देवे, स्थानीय स्तर तक क्या काम हो रहा है उनको शक्तियां देवे, वहां कहीं ना कहीं राजनीतिक विकास ज्यादा होगा, संभावना ज्यादा होगी। आगे क्लास है जो इसके आगे सैमुअल पी हंटिंगटन ने बताया है, आगे अभी पढ़ेंगे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने क्या विचार किए राजनीतिक पतन में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते। देखिए आगे आप क्लास में कि राजनीतिक पतन के बारे में अपने किसको पढ़ा है, उसी में अपन आज
अभी जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रांसीसी फुकुयामा। फ्रांसीसी फुकुयामा ने किस प्रकार राजनीतिक पतन के बारे में बताया गया है। तो देखिए इनकी जो पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर 2011 में लिखी है ये, और सेकंड है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके 2014 में लिखी है। इन दोनों पुस्तक में फ्रांसीसी फुकुयामा ने किस प्रकार राजनीतिक का पतन होता है वो बताया गया है। तो देखिए इन्होंने राजनीतिक पतन के दो कारण बताए इंपोर्टेंट। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि राजनीतिक पतन के दो कारण होते हैं प्रमुख, दो कारणों से राजनीतिक पतन होता है। तो देखिए दो कारण कौन से है। पहला कारण है विसंस्थाकरण, ध्यान रखना, पहला कारण दिया हुआ विसंस्थाकरण, और दूसरा कारण है पूर्ण विरासतीकरण, पूर्ण विरासतीकरण, ये ध्यान रखना। तो दो कारण है इसमें। पहला कारण दिया हुआ है विसंस्थाकरण, इसका मतलब होता है केंद्रीय सत्ता का अभाव, जहां पर केंद्रीय सत्ता होती है उसका अभाव होता है, और ज्यादा शक्तियां है वो निजी हित में होती है, यानी निजी हित में वहां पर कार्य ज्यादा होता है। सार्वजनिक जो होता है, लोक कल्याणकारी कार्य है वो कम होता है, और यहाँ पर निजी हित में कार्य होता है, पूंजीवादी के रूप में कार्य होता है, वो है विसंस्थाकरण, ध्यान रखना। सेकंड है पूर्ण विरासतीकरण, रिश्तेदारों का चयन, पारस्परिक परोपकारिता। यदि अपन राजनीति में अपने रिश्तेदार है, अपने संबंधी है, परिवारवाद है, क्या है परिवारवाद, परिवारवाद इसका अपन चयन करते हैं, परिवारवाद को ही मौका देते हैं बार बार राजनीति में, तो वहां पर राजनीतिक विकास नहीं होता, वहां पर राजनीतिक पतन होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, जहां पर पूंजीवाद ज्यादा होता है, जहां पर निजी हित को फायदा पहुंचा रहे हैं, और परिवारवाद होता है, वह राजनीति का विकास नहीं होता है, वहां पर पतन होता है। क्या होता है पतन, ये ध्यान रखना, फ्रांसिस फुकुयामा ने बताया है। इसी में एक है एफ.डब्ल्यू. रिग्स। एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने राजनीतिक पतन के बारे में भी बहुत अच्छा समझाया है, और किस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में इनको बहुत डिटेल से बताया गया है। तो इनकी जो बुक है, पुस्तक है, ध्यान रखना, द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने एक बहुत तरीके से बताया है। इसने क्या बताया है, इसमें विकास फंदा का वर्णन किया गया है कि भाई विकास फंदा हो, जहां पर समानता समता में असंतुलन होने पर विकास फंदा हो जाता है, यानी जहां पर समानता है और समता दोनों में असंतुलन होता है तो वहां पर विकास फंदा हो जाता है, और फंदा का मतलब होता ही है पतन हो जाना, यानी राजनीतिक पतन हो जाता है। तो आपको वापस समानता में, समता में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और समानता और समता में संतुलन बना रहे हैं, सभी को मौका दे रहे हैं, हर व्यक्ति को अपन फायदा पहुंचा रहे हैं, हर व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य दे रहे हैं, परिवारवाद नहीं है, पूंजीवाद नहीं है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, तो कहीं ना कहीं वहां पर राजनीतिक विकास होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है किस प्रकार राजनीतिक पतन के बारे में पूरा बताया गया है, और लिखा हुआ लास्ट में विकास का पतन, यानी आप यदि समानता समता के आधार पर कार्य को नहीं देंगे तो वहां पर विकास का क्या होगा, पतन हो जाएगा। इस प्रकार ये विकास जो आपका पतन है, पॉलिटिकल डिके है, ये मैंने आपको उस तरीके से समझा दिया है जो आपको एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है, और पूरा बता दिया है कि किस प्रकार राजनीतिक विकास होता है, उसके बाद में उस विकास का पतन किस प्रकार होता है, कौन से कारण रहे हैं, और उसके लिए क्या उपाय है, वो भी अपन ने इस क्लास में पढ़ लिया है। पूरा निचोड़ करके मैंने आपको बताया है। एक ही क्लास में आपको जितना जो एग्जाम में आ सकता है वो ही मैं बता रहा हूं आपको अच्छी तरह समझना है। टॉपिक को आपको देखो बोरिंग लगते होंगे, आपको पहली बार कोई पढ़ रहा है स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस को तो थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे आप तो आपको समझ में आएंगे। ये टॉपिक ऐसे ही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स है जो मैथ्स में सवाल हल कर लिए कि भाई कहानी सुना दिए आकर और कहानी में ये हुआ
हंसी मजाक हुई, कॉमेडी हुई, है ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसमें आपको तर्क पे चलता है, विज्ञान पे चलती है, ये तथ्य चलती है इस पर, और तथ्य को आधार पर ही ये पॉलिटिकल साइंस चलती है। तो इसमें आपको बहुत बारीकी समझना पड़ता है, इसको आप यदि समझ में नहीं आया 2-3 बार देखना पड़ता है, तब जाके आपको ये टॉपिक कहने की समझ विकसित होती है इनकी। तो ये आपको ध्यान से समझना है। कोई डाउट होता है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, और आप नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्यूशन करवाऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत तरीके से समझा रहा हो, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, मैं यही कामना करता हूँ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके आसपास में सब दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं आपके साथ में, उनको शेयर जरूर करें, वीडियो शेयर करें। देखो, आप किसी को बताओगे तो आपको फायदा होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये ध्यान रखना, कभी लाइफ में आप शिक्षा को सवाल के रूप में मत पढ़िए। मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें यही है कि भाई जितने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे से, उनका फायदा हो, आपका फायदा हो। तो आपका फायदा हो रहा था, आप भी ये सोचिए कि हम दूसरों का फायदा करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा, आप जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो इसको भी सवाल मिलाना आपने, और बहुत अच्छी तरह पढ़िए और वीडियो शेयर कीजिए बहुत तरीके से। अब अभी तो अपन और आगे अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।